प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अभी चंद दिन पहले तक सियासत के जो मौज़ूआत हैं वो यकसानियत का शिकार हो गए थे। ऐसा लगता था कि बहुत अरसे से यही मौज़ूआत चल रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि महंगाई मार्च की बात हो रही थी, जिसमें करप्शन और एहतसाब की बात हो रही थी, जिसमें नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत एक लॉन्ग मार्च करेगी, जिसमें एहतसाब का नारा लगाया जा रहा था। लगता था कि यही मौज़ूआत बदल बदल के हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी पिछले दो तीन दिन के अंदर अंदर जो हमारी सियासत है इसको नए मौज़ूआत दस्तयाब हुए हैं बात करने के लिए, और सियासतदानों की ज़ुबान पर भी कुछ नए मौज़ूआत आए हैं बात करने के लिए। इनमें एक तो सदारत निज़ाम है सर फहरिस्त, जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, और आज भी कई अपोजिशन के लोग अगर टेलीविज़न पर बात करने के लिए आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं, या हुकूमत के लोग आए हैं, उनसे सवाल हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने सदारती निज़ाम पर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया है। तो सदारती निज़ाम एक सियासत का मौजू बन गया है, जिस पर कल भी गुफ्तगू होती रही और जिस पर आज भी गुफ्तगू हो रही है। इसके अलावा एक जनूबी पंजाब सूबे का मौजू जो है वो फिर से सियासत में शुरू हुआ है। ये हमें पिछले 3 साल से ये मौजूद सियासत से बिल्कुल अनका था, गायब हो चुका था, और अब हम देख रहे हैं कि ये पूरी शद्दोमत के साथ दोबारा सियासत का हिस्सा बना है। खतूत लिखे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए इनिशिएटिव लेने की बात हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज भी इस पर बड़ी धड़ल्ले से बातचीत की है, कल भी इस पर बात हुई थी। इसके अलावा हमारी इकॉनमी को एक नया मौजू मिला है, और वो है नई GDP 5.37%। ये इकॉनमी के बहुत सारे जो दावे हो रहे थे उसमें से बिल्कुल एक नया दावा आया है, और इस पर फिर सियासी तौर पर लबकुशाई भी हो रही है। और चौथा और अहम तरीन मौजू जो मुझे लगता है कि नया सियासत में शामिल हुआ है, हालांकि ये सियासी मौजू नहीं है लेकिन सियासत का हिस्सा बन गया है, और वो है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा फौजदारी कवानीन में तरामीम का फैसला किया गया है। और ये बड़े पैमाने पर जो तरामीम लाई जा रही हैं, इस पर अपोजिशन की जमातों को एतराज़ है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर बरमला एतराज़ कर दिया, और वो समझते हैं कि ये अपोजिशन को पकड़ने का एक और हरबा है जो फौजदारी मुकदमात में कवानीन में तब्दीली लाई जा रही है। तो आज हम ये सारे सवालात और नए मौज़ूआत पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़कारों के सामने रखेंगे, और उन जानेंगे कि वो इनको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि सियासतदान तो अपने अपने अंदाज में अपने तौर पर लबकुशाई कर ही रहे हैं, लेकिन सीनियर तज्ज़कार क्या कहते हैं। तो मेरे साथ उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़कार हैं। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब, खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको। आमिर ज़ियाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़कार हैं। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया, खुशामदीद। और मुजाहिद बरेलवी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो जिन मौज़ूआत का मैंने जिक्र किया है उसमें सदारती निज़ाम की जो बहस शुरू हुई है, आज मुख्तलिफ सियासतदान इस पर क्या कहते रहे हैं, हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, सुन लीजिए क्या बातचीत हुई इस पर। सदारती निज़ाम इस मुल्क में तकरीबन 35 साल तो सदारती निज़ाम रहे हैं। सारे इख्तियारात एक आदमी में, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, किसी की कोई औकात नहीं थी। इस मुल्क का मसला ये नहीं है कि आइन जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है या सदारती निज़ाम है। इस मुल्क का मसला ये है कि आइन के ऊपर अमल हो। देखें, इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का शोर है, बहुत शोर है। अभी तक ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ। ये भी सुना है असेंबली में किसी ने करारदाद भी पेश कर दी है, लेकिन जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूं अभी तक उसमें ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। सदारती निज़ाम इस मुल्क में आने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस मुल्क को यकजा करने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई फोर्स है तो वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक शोशा है, और ये शोशा उसी तरह मर जाएगा जिस तरह और शोशे उन्होंने छोड़े। ये क्या सराहियां हैं, पतंग उड़ती रहती है, पतंग ना उड़ाए तो काम कैसे चले। हवा में गुब्बारे छोड़े जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर गुब्बारा, हाँ आपसे बड़ा कौन हो सकता है। वैसे साहब, ये पतंग हवा का रुख देखकर खुद से उड़ना शुरू हो गई है या उड़ाई गई है? असद, आप अंदाजा लगाइए हमारे सियासी निज़ाम या सियासत के अंदर गिरावट का और अक्ल फहम का और अक्ल दानिश का, कि सदारती निज़ाम जिसको भी थोड़ी सूझबूझ है, जिसको भी थोड़ा बहुत इल्म है, उसको पता है कि सदारती निज़ाम जो है वो नहीं नाफिज हो सकता। वो आइन के अंदर वजह है कि वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है आपका। ये सबको पढ़े लिखे लोगों को अंदाजा है, और इन सियासतदानों को नहीं, जो मुस्तकिल हेडलाइन बनवा रहे हैं कि जी सदारती निज़ाम आ सकता है और किसने शोशा छोड़ा है। देखिए, ये एक मैं तो जब से होश संभाला है मैंने देखा है कि जब भी सियासी इंतशार होता है या दम इस्तेहकाम होता है मुल्क के अंदर,
उसमें ये शोषण छोड़ा जाता है। और अमूमी तौर पर ये जिमखाना और क्लब्स के अंदर बैठे हुए रिटायर्ड टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और जो रिटायर्ड जर्नल हैं, हाँ, मगर सर अब तो ये मौजूद पार्लियामेंट में आ गया ना। ये समझते हैं कि जहन की इख्तरा होती है कि हम मुल्क को हम एक सही सिमत पे लेके जाएंगे और सदारती देंगे। अयूब खान साहब का जमाना भी देख लिया, या खान साहब का भी देख लिया, हमने जियाउल साहब का भी देख लिया, मुशर्रफ साहब का भी देख लिया, और लगभग 21-22 वज़राए आज़म को देख लिया। जब असल मसला है सियासी निज़ाम का, पार्लिमानी निज़ाम का, जमहूरी इक़्तिदार का, और जो इन सियासी जमातों के अंदर जो जमहूरी कल्चर या इक़्तिदार जो पनप नहीं सक रही हैं, वहां पर मसला है। और उस पर सोचना चाहिए कि लेजिस्लेशन इन्होंने कितनी की है। अब ये बताइए असद कि इस वक्त मसला क्या इसकी बहस का है, या ये है कि आप अपने जो इक़्तिदार है वो निचली सतह पर मुंतकिल करें। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अब तक पंजाब, सिंध वगैरह में क्यों नहीं हुए हैं? 3.5 साल कर चुके हैं, बुनियादी इस्लाहात क्यों नहीं हो सकी हैं? कानून साजी आपने क्या नहीं की है? और जब मुल्क आपका गिरवी रखा हुआ हो और आप IMF और वर्ल्ड बैंक के दामन से चिमटे हुए हो, और जब IMF का एक नॉमिनी, मैं तो कहूंगा कि वो स्टेट बैंक का गवर्नर हो, और फिर उसके खुद मुख्तारी की बात हो रही हो, तो उन मौजूद पर चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस मुल्क को, कौम को, अवाम को इन मसाइल से कैसे निजात दिलाएंगे। महंगाई आप देख लीजिए, कर्जा आप देख लीजिए, तो सबसे बड़ा मसला तो माशी अदम इस्तेहकाम का है, माशी खुद मुख्तारी का है, और उसी से आखिरी जुमला, उसी से लिंक्ड है आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, उसी से लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसी से लिंक्ड है आपकी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी। सही है। तो दो बातें सर आपने की हैं। आपने एक तो कहा कि सदाते निज़ाम आ नहीं सकता, आईनी कदगनों के बायस सदाते निज़ाम आ नहीं सकता, और दूसरा आप ये समझते हैं कि आना भी नहीं चाहिए। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये लेकिन जिस निज़ाम की, जिस सदाती निज़ाम की मिसालें कल एहसन इकबाल साहब ने भी दी, अभी अवैस तोहीद साहब ने भी जिक्र किया, अयूब खान का ज़माना, फिर याह्या का ज़माना, फिर हमने देखा ज़ियाउल हक़ का, फिर परवेज़ मुशर्रफ का, ये तो आमराना सदाती निज़ाम या वर्दी का एक सदाती निज़ाम था। जमहूरी मुल्कों में भी सदाती निज़ाम होता है। ये जो बहस हो रही है, ये किस सदाती निज़ाम की हो रही है? देखिए, एक तो ये कि वही हुआ जिसका आमिर रज़ा भी अब सीनियर आदमी हैं कि ये लोग हमें एक नॉन इश्यूज में एक ख़ास मखसूस लोग, ख़ास मखसूस जहन, उसको मैं इदारों के भी एक हल्का कह सकता हूँ, वो हमें ट्रैब ले लेते हैं। और इस वक्त आप अवैस तोहीद और आमिर रज़ा और मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, उन जैसे लोगों से एक नॉन इशू पर गुफ्तगू करा रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम उन इश्यूज पर बात नहीं कर रहे जो हार्ड कोर इश्यूज हैं, और यही एक उनके मकासद होते हैं कि इनको निकाल दो इन इश्यूज से। और अब आप सवाल करेंगे तो मैं करूँगा, हालांकि इस पर तो गुफ्तगू करना ही मजीद उन लोगों को मजबूत करना है, उन लोगों के जो घोड़े दौड़ा रहे हैं उनकी ख्वाहिशों पर चलना है, उन लोगों का मोहरा बनना है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल होना है। मुझे भी मेरे चैनल ने कहा आइए इस पर बात करें, मैंने कहा भाई ये इशू है नहीं, और आपको शायद और फायदा ये लोग इसलिए उठाते हैं कि वो लोग, वो एक तो जर्नलिस्ट, वो पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो चुकी हैं जिन्हें हिस्ट्री का इल्म हो, या वो हिस्ट्री को से कुछ सबक सीखते हो या हिस्ट्री को पढ़ते हो। तो ये जो मेरे पूरी हिस्ट्री, वजह यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं। आमिर रज़ा साहब जानते हैं, ये हैं लिमिटेड कंपनियां। पहले पॉलिटिकल पार्टियां जिस जमाने में होते थे, नेशनल अवामी पार्टी, उससे पहले पीस पार्टी या जमात इस्लामी, बाकायदा उनके वार्ड होते थे, कमेटियां होती थी, कन्वेंशन होते थे, सेंट्रल कमेटी होती थी, इजलास होते थे, बहस होती थी। नेशनल अवामी पार्टी ने जब पीस पार्टी को ज्वाइन किया तो कॉमरेडों का निकल जाओ, तो वली खां के साथ मिलकर तो पार्टी छोड़ दी। ये होती थी पार्टियां। कभी पार्टियां हैं जिसके लीडर कोई, कभी मतलब कौन पोकर है, कोई उसको आप लोग बुला के शुरू कर देते हैं कि उससे पूछे रखते हैं हिस्ट्री। कोई वो मलिक साहब हैं, अमेरिका से आए, पता नहीं नून लीग के वो हैं। इधर कोई गिल साहब किसी PTI में आ गए। ये जो आप लोग जिन लोग बैठ के हम जिन पार्टियों के तर्जुमानों को करते हैं, हमें तो अफसोस होता है कि उनके कहे पर मैं और आमिर रज़ा और अवैस तोहीद, जब इनको 30 साल हो गए जन्म में, हम भी इंगेज उनके साथ हो गए हैं। तो सॉरी टू से, इस वक्त ज्यादा बड़ा इशू मैं तो समझता हूँ अफगानिस्तान है, जो यहाँ गेम हो रहा है, जो यहाँ पर जो आप जो धमाके देखिए, जब कबूल किया है
ये BLA जिन्होंने कबूल किया है, सही ये है। ज्यादा इशू है हमारे लिए सिक्योरिटी के हवाले। बिल्कुल हमारा सही। इशू जो है महंगाई है, जी और हाँ। वो भी हमारा इशू है। मैं बता रहे बहरहाल कोरोना जहाँ कराची में 40% हो बिल्कुल गया सही है, क्यों हो है गया है? ब्रेलवी साहब, मगर इन आप इशूज की बतौर जगह सहाफ़ी ये आप समझते हैं, बिल्कुल आप ये जानते हैं कि बतौर सहाफ़ी हम तमाम ही मौज़ूआत पर बात करते हैं, अलग अलग शोज़ में अलग अलग मौज़ूआत पर बात करते हैं। कल मैंने महंगाई का जिक्र किया था, परसों मैंने अफगानिस्तान का जिक्र किया था, आज चूंकि सदारती निज़ाम पर बहस हो रही है तो हम इस पर भी बात कर रहे हैं। तो सारे ही मौज़ूआत जो हमारी सियासत का मौजू बने होते हैं या डिस्कशन में होते हैं या लोग जिस पर सुनना चाह रहे होते हैं, तो एक जर्नलिस्ट चाहे या ना चाहे उसकी मजबूरी होती है कि उस पर प्रोग्राम करे, क्योंकि लोग उस पर बात करना चाह रहे हैं। ये मेरी हम्बल ओपिनियन, आप सीनियर हैं, आप शायद ज्यादा सही कह रहे होंगे। मुझे पता इशू कहाँ से आया, आमिर ज़िया मुझे बताएंगे। मैं कल उनका आमिर ज़ा साहब से पूछ लेते हैं। आमिर ज़ा साहब आप बताएं ये इशू है या नहीं है, चले पहले से बात कर लें, क्योंकि हर सियासतदान इस पर बात कर रहा है कि जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, या निज़ाम का मसला नहीं है, मसला कुछ और है। देखिए असद, वो हम माने ना माने एक इशू बन गया, लेकिन पहली बात तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि कोई संजीदा कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी जो इस मुल्क की बड़ी सियासी जमात है इस पूरे कहते हैं ना मुतालबे की या ये जो पूरी लाइन चलाई जा रही है उसकी ओनरशिप नहीं ले रही। वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, आप नून लीग हो या कोई भी और जमात। तो पहली बात है कि जो हमारी सियासी शराफिया या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज से बिल्कुल दूर है, और वो चाहती है कि जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है उसी तरह से चलता रहे। लेकिन उसके बावजूद एक हल्के में जो है आप देखें कि अवामी सतह के ऊपर या एक जो आपकी वो होते हैं थिंकिंग पीपल होते हैं, जिसका वैसे तौहीद ने भी तस्करा किया कि जो शाम को कहीं बैठ के बात करते हैं, उसमें से बाज लोग बड़े अर्नेस्ट, बड़े जेन्युइन लोग होते हैं कि वो इस तरह की मुतबादिल की बात करते हैं। क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में सदारती निज़ाम से ज्यादा जो बड़ा सवाल है, और मेरे ख्याल में उस पर बहुत सारे पाकिस्तानी इत्तेफाक करेंगे कि इस पार्लिमानी निज़ाम से लोग जो हैं बड़ा ज्यादा जो हैं बेजार आ गए हैं, और वो बहुत ज्यादा मतलब है क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम जो है लोगों की तवक्कुआत जो है पूरी करने में नाकाम रहा है। हम जैसे लोग कहते हैं कि इस पार्लिमानी निज़ाम के खमीर में अदम इस्तेकाम है, और वो इस तरह का अदम इस्तेकाम है कि इसके अंदर आप कुछ भी कर लें, इस सियासी निज़ाम के अंदर ये नहीं हो सकता कि जो है, माफ कीजिएगा, इसमें हमेशा ये बात गालिब रहेगी कि जनाब एक पार्टी दूसरे को गिराने की कोशिश करती रहेगी। इसमें आप ये देखेंगे, बार बार आप देखेंगे कि कितनी कोशिशें हुई हैं कि जब इवन मार्शल आया वो इन्हीं लोगों को दोबारा सुपुर्द करके चला गया पार्लिमानी निज़ाम के। और जो हम कमजोरियों की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि जो लोगों को कहा जाता है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके ऊपर कोई मतलब है, उनका कोई म्यार नहीं है, उन पे कोई शर्त नहीं है, उनका टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं है, उनके ऊपर मुकदमात का कायम होना जरूरी नहीं है। वो लसानी नारे के ऊपर आ सकते हैं, वो फिरका वाराना नारे पे आ सकते हैं, वो लोगों को तकसीम कर सकते हैं। और जिस तरह की हमारी पार्लिमानी निज़ाम है उसमें इलेक्टेबल्स की सियासत है, कोई आरआई वोट बैंक पे जीतता है, कोई बरादरी के वोट बैंक पे जीतता है, कोई मतलब है किसी और चीज पे जीतता है। तो असल उसमें एक आम आदमी जो हम कहते हैं ना कि अवाम दोस्त निज़ाम, जिसमें मजदूर, किसान, उसमें रेडी लगाने वाला, फेरी लगाने वाला, उसकी तर्जुमानी हो रही है, उसका नाम तो लिया जाता है, लेकिन इस पार्लिमानी निज़ाम में उनके नाम पर वो लोग आ जाते हैं कि जो इनका इस्तेसाल करते हैं। मैं समझता हूं ये एक इस तरह का एलीट का पार्लिमानी निज़ाम है कि जिसका अवाम से, जमहूर से, जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। और क्योंकि ये हमारे मसले हल करने में नाकाम रहा है तो कोई मुजायका नहीं कि पब्लिक सतह पर इस पर डिबेट हो। और ये डिबेट जाहिर है कि एक दिन किसी सियासी जमात को भी मजबूर करेगी कि वो भी सोचे कि भाई ये तजर्बा हमारे यहाँ नहीं चल रहा, हमारे यहाँ जो है पार्लिमानी निज़ाम हर मरतबा। आप ये मुझे बताएं 90 की दाएं बड़े बड़े मतलब है रहनुमा आए, बेनज़ीर साहब आई, दोनों मरतबा फेल हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फेल हो गए, नवाज शरीफ साहब फेल हो गए, आज इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है फेल हो रहा है। आप इस निज़ाम में मौजूद तुमको ला के बिठा दें वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का इसके अंदर मतलब है कहते हैं ना कि बिरयानी की प्लेट पे वोट बिखरा होता है, इसमें जिस निज़ाम के अंदर इस बात की कोई तखसीस नहीं है कि जनाब जो कैंडिडेट है उस पर ना कोई शर्त है इलेक्शन लड़ने की, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो इस निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है। ज़ाहिर सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम की बात नहीं हो रही है, इसमें और भी चीज़ों की जहतें होंगी कि आपका जुडिशल निज़ाम भी तब्दील होना चाहिए, इसमें आपका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव की चीजें हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाहात होनी चाहिए। चलिए, आपने जुडिशियल सिस्टम के तब्दील होने की बात की है, तो जुडिशियल सिस्टम में जी मुजाहिद बरेलवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बरेलवी साहब आप कुछ ऐड कर रहे हैं पॉइंट इसमें? क्या सदारती निज़ाम इसको हल कर देगा? जो आप जो बता रहे हैं पार्लिमानी निज़ाम की कमजोरियां,
सही है। ये आपका सवाल है कि क्या सदारती निज़ाम इसको हल कर देगा पार्लिमानी निज़ाम की कमजोरियों के बाद, क्योंकि वो कमजोरियां हो सकता है उस सिस्टम में भी साथ में आ जाएं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं मैं, इस पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर साथ में जुडिशल सिस्टम की बात हुई है तो फौजदारी निज़ाम में कानून में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी अपोजिशन मुखालफत क्यों कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो सवाल छोड़ गए थे मुजाहिद बरेलवी साहब आपके लिए। आमिर ज़ा साहब पहले तो उसका जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले तो बता दीजिए कि अगर वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम की खामियां दूर हो जाएंगी सदारती निज़ाम के आने से, क्या ये लोग बदल जाएंगे, क्या करप्शन ख़त्म हो जाएगी, क्या होगा? अच्छा असद, मैंने ये नहीं कहा कि सदारती निज़ाम, मैं ये कह रहा हूं कि ये निजाम नाकाम हो चुका है। और जो मुजाहिद भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि इस निजाम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सियासी जमातें नहीं है, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रही हैं। बिल्कुल सही इन्होंने फरमाया कि लिमिटेड कंपनीज हैं वो। तो ये निजाम, मैं पहले कह रहा हूं, हम पहले ये तय कर लें कि निजाम नाकाम हो चुका है, डिलीवर नहीं कर सकता और अवाम दुश्मन निजाम है और ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता आपका मसला। तो ये मैंने सदारती निजाम की बात नहीं कि निजाम क्या होगा, आप समझते हैं कि अगर तब्दीली लानी है आप माओ ज़ेदुंग को बिठा दें, नेल्सन मंडेला को यहाँ पे लाके बिठा दें, इस सिस्टम में इमरान खान तो क्या कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हैं? जी, ये इस बात में मैं कायम हूं कि किसी को लेकर आ जाए। मतलब है ये वो बेचारा भाग रहा होगा इन पार्लियामेंटेरियंस के पीछे, ब्लैकमेल हो रहा होगा कभी कभी किसी ताकि से, कभी कुछ कर रहा होगा। तो मुजाहिद बरेलवी साहब कुछ ऐड कर रहे हैं? नहीं, आमिर आप तो माशाल्लाह इनकलाबी हैं, उनसे कहें माओ ज़ेदुंग, नेल्सन मंडेला सदियों से में पैदा होते हैं, 40 साल जेलों में रहते हैं, सही है, लॉन्ग मार्च करते हैं। लॉन्ग मार्च में आपको मुझे ज्यादा इल्म है, लॉन्ग मार्च आ रहा है अभी, उस पर बात करते हैं। हमारे यहाँ भी इनकलाबी लोग लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। एक जुमला असद एक कहने की इजाजत दें, इस मुल्क में लॉन्ग मार्च बदनाम हो गया। अगर माओ ज़ेदुंग के लॉन्ग मार्च से इनकी वो जो कहते हैं पराडों में बैठ के इनके जो मार्च होता है वो पूरा 1 साल तक मार्च रहा था, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर उसमें तय किया गया था, हजारों लोग हलाक हुए थे, कुर्बानी दी गई थी। इनका लॉन्ग मार्च तो कैरिकेचर भी नहीं उस मार्च का, मजाक है। तो इस पे तो मेरे ख्याल में इस पे तनकीद होनी चाहिए इन जमातों पे कि मिसयूज करते हैं एक अच्छे नाम को। मतलब कहाँ लॉन्ग मार्च और कहाँ मौलाना फजल रहमान, कहाँ लॉन्ग मार्च और कहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको हंसी आएगी। लगाएं आप इस पे। बिल्कुल सही है। हम तब्दीली की बात करते हैं, उवैस सईद साहब तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं और हम बार बार हुकूमत से पूछते हैं हम जुडिशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आए। अब हुकूमत जो है वो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक फौजदारी कवानीन में तरामीम का उसने फैसला किया और 600 से जायद निकात के हवाले से ब्रीफिंग दी है फ़ारूक नसीम साहब ने, और वो इसमें तब्दीली लाने का पर गौर कर रहे हैं और 9 माह में मुकदमे का फैसला जो है ये इसका एक अहम तरीन नुकता है। इस पर तनकीद की है राना सनाउल्लाह साहब ने। तो सुनिए राना साहब ने क्या कहा है। पिछले 3.5-4 साल से इनकी एक ही पॉलिसी है और वो है इंतकाम। झूठे मुकदमात बनाए गए। शहजाद अकबर साहब वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। अब एक तरमीम ला रहे हैं कि जी अगर 9 महीने में केस का फैसला ना हो तो फिर जज से पूछा जाएगा कि फैसला क्यों नहीं हुआ। फ़ारूक नसीम साहब जो बड़े पुराने तागूती ताकतों के एजेंट हैं, उनकी सारी प्रैक्टिस इन्हीं कामों में जो है वो गुजरी है। वैसे साहब, राना सनाउल्लाह साहब इत्तफाक से वो शख्सियत हैं कि जिनके अपने मुकदमे में पिछले 2-2.5 साल में फर्द जुर्मायद नहीं हो सकी और वो तनकीद कर रहे हैं कि 9 माह में फैसला सुनाने पर का जो है ये कानून क्यों लाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इन रिफॉर्म्स को और इस तनकीद को? देखिए असद, चाहे वो इस वक्त हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके दरबारी हों या फिर शरीफ खानदान के दरबारी हों, इनके हर बयान पे क्या बात की जाए तो वो तो जाहिर बात है कि एक बहस दर बहस ही हो जाएगी बस, और तो कोई निकलेगा नहीं। मसला कहाँ पे है असद? मसला जैसे आमिर अभी कह रहे थे, सियासी निज़ाम के अंदर मसला है, जमहूरी निज़ाम के अंदर मसला है, लेकिन 1973 का आइन का डॉक्यूमेंट और 18th अमेंडमेंट बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। अब अगर उसमें आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक सेहतमंद बहस होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से हमने
नून लीग के दौर में देख रहे हैं, ना हम ये इस वक्त इमरान खान साहब के दौर में देख रहे हैं। एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा कहने से मसले तो हल नहीं होंगे। मसला है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बुनियादी मसाइल का। इमरान खान साहब को लेकर आए थे गैर रवायती सियासतदान के तौर पे, एक ऐसे सियासतदान के तौर पे जिनके कांधे पर कोई बोझ ना हो माजी के गुनाह ना हो, ना मईशत का हो, ना सियासी गुनाह हो। लेकिन वही देख लें आप, वो भी रवायती सियासत कर रहे हैं। कौन सी जुडिशल रिफॉर्म्स, कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कौन सी पुलिस रिफॉर्म, क्या चीज आगे बढ़ी है? आप मुझे बताइए, 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर, 6 चीफ सेक्रेटरीज, 5 FBR के चेयरमैन। तो इसका मतलब है कि आपके मसला तो है ना। अगर आपको तवक्कुआत के साथ लेकर आए थे तो इस वक्त 3.5 साल का एहतसाब आपको कटहरे में होंगे। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे गुनाह, मुशर्रफ साहब के दौर में होंगे गुनाह, लेकिन इस वक्त मसला क्या है? इस वक्त मसला है आपका खजाने का। खजाना आपका खाली है और आपने में कोई प्रोग्रेस नहीं की है, कोई प्रोग्रेशन नहीं की है। आज के मुजरा मुशीरान बताएं कि हमारा GDP रेशो इतना है, तो क्या मैं और आप यकीन कर लेंगे? क्या मेरी आपकी वालदा खाला घर में कोई यकीन कर देगा जिसके जो घर चलाता है? नहीं यकीन करेंगे। मसला है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मसला है मैन्युफैक्चरिंग का, मसला है प्रोडक्शन का, मसला है आप ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाएं। ये कैसा आप एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और मिडिल क्लास इस टैक्स के बर्डन से, ये जो इस वक्त IMF की शराइत है, सख्त तरीन कड़ी शराइत, उसमें पिसा जा रहा है। तो फिर मामला कैसे होगा? इसका मतलब है खलीजी जो तबकाती खलीज है वो भी, उसमें भी बढ़ेगा। फिर आपका और सियासतदानों के दरमियान एक खलीज पैदा होगी। अवाम के अंदर ट्रस्ट नहीं है, अवाम का ना सियासतदानों के साथ ट्रस्ट है, माजरत के साथ रियासत के साथ भी ट्रस्ट इस वजह से कम होता जा रहा है। पानी उनको नहीं मिलता, पानी वो प्राइवेट कंपनी से हैं, बिजली का मसला उनका है, एजुकेशन का मसला उनका है, सेहत का मसला उनका है। तो इसका मतलब रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। रियासत की जिम्मेदारियां ये सियासतदान पूरी करेंगे जिनको हम मुंतखब करते हैं। ये आपस में एक दूसरे का इल्जाम तराशी करके हमें छलनी कर देते हैं और अवाम खाली झोली के अंदर ही होते हैं। और फिर वही कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मरियम साहिबा के बेटे की शादी हुई है, नहीं हुई है, इमरान खान साहब ने क्या कह दिया, ये नहीं है। आप बुनियादी इस्लाहात कीजिए, अभी भी वक्त नहीं निकला है। आप अगर कहते हैं, देखिए आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि बतौर रियासत पाकिस्तान आप जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए एनवायरमेंट भी आपका वैसे ही होना चाहिए। जो आपके अल्फाज है वो उसमें एक्ट्स भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो आप सेंट्रल एशिया कैसे पहुंचेंगे? आपका बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो CPEC कैसे बढ़ेगा? और अगर CPEC नहीं बढ़ेगा तो आपके जो आपने कर्जे लिए हैं उसकी अदायगी कैसे होगी? वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कहाँ हैं? वो कहाँ है? हसन इकबाल साहब का दामन पकड़ के पूछते हैं, नवाज शरीफ साहब तक का दामन पकड़ के पूछते हैं, और जो हफीज शेख साहब यहाँ पे 1.5-2 साल वजीर खजाना रहे, वो वापस चले गए जैसे आए थे। आप ये बताएं, ज्यादती नहीं है इस मुल्क के साथ? मोइन कुरैशी साहब 1993 में आए और स्ट्रक्चरल चेंजेस करके चले गए। शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर बने मुशर्रफ साहब के दौर में, और उन्होंने रिकॉर्डिंग पे, फोन पे जाम यूसुफ साहब से एक मुआहदे के अंदर तब्दीली कराई। ये तो ज्यादती की बात है। रिकॉर्डिंग का मसला वैसे ही तनाजे का शिकार है। आप उससे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप उससे जनरेट कर सकते हैं। खुदारा अपने, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे सियासी कुव्वतें हों, और चाहे इस वक्त हुक्मरान जमात PTI है, सही है, अगर ये आपस में मिलकर बात नहीं करेंगे आगे के लिए, ठीक है, 25 साल नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के ये मौजूद, जैसे मुजाहिद रेलवी साहब कहते हैं कि असल मौजूद पर हम बात नहीं करते, रियासत का वजन महीने की तरह बिल्कुल सही है। लेकिन सर ऑपोजिशन के लिए भी जो असल मौजूद हैं, शायद उससे हटके ज़्यादा डिबेट यही होती है कि मार्च कर रहे हैं, किस तारीख को कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर लें, इकट्ठे कर लें, अलहदा कर लें। अब 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का मार्च है, 23 मार्च को PDM का मार्च है, वो इकट्ठा की तजवीज़ दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि आप ज़रा आगे पीछे कर लें 23 मार्च को। शेख रशीद साहब तो वैसे कह रहे हैं कि दम नहीं है इनमें। उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं मुजाहिद रेलवी साहब से इस पर राय लेता हूँ, सुनवा दीजिए पहले।
जिस अपोजिशन के प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। आ जाएं भाई, शौक पूरा कर लें। क्या करेंगे आप? अदम एतमाद, अपना मुंह देखें। ये मुंह और मैसूर की दाल। फिनांस बिल में आपके 12 कम थे, आपके 25 वोट कम होंगे अगर आपने अदम एतमाद की बात की। अगर अपोजिशन ने कोई ऐसी बड़ी गलती की जिससे जमहूरी नुकसान हुआ तो ये इनका नुकसान होगा, ये इनके गले में बात पड़ेगी, ये इनके गले में ढोल डाल के पीटा जाएगा। अच्छा बरेलवी साहब, ये जो एतमाद है हुकूमत का या शेख रशीद का, ये अपने ताकतवर होने, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से है या ऑपोजिशन के बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से है? नहीं, एक तो मैंने कहा ना कि ये दोनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं और ऐसा कभी नहीं होता था कि हम जो हैं वो अखबारों में या चैनलों में एक आपने रना सलवना का बयान दिया, अब मेरा जरूर है उस पर तबसरा करूं, उनका दूसरे ने पहले करा, अगर शायद फवाद चौधरी करते अब मैं करूं, अब शेख रशीद साहब पे तबसरा करूं। अरे भाई, आप खुद को पता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज में कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई इनके स्पोकमैन नहीं है, कोई ये नहीं है, तो इनके जो बयानिए जाती बयानिए है ना, या हम सारे सहाफियों के लिए बेचारे, क्योंकि हम लोग कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, उन्हें कुछ बोलना पड़ता है। तो मैं आपसे फिर ये कहूंगा, जो अवैस वहीद बात कह रहे थे या आमिर ज़िया, कि हमारे यहाँ अब इलेक्शन आ रहे हैं, बाकी तो छोड़िए, इलेक्शन कमीशन ये कहे इन पॉलिटिकल पार्टी से, मुझे तो आप सन 70 की मुस्लिम लीग दे दें, बहुत अच्छी है वो दौलताना की, वो जमात इस्लामी बहुत अच्छी थी, वो नेशनल पार्टी बहुत अच्छी थी, वो पीपल्स पार्टी और अवामी लीग दे दें। वही अगर 70 की पॉलिटिकल पार्टियां, अगर इमरान खान की पार्टी भी इन लोगों से बेहतर थी, वो पॉलिटिकल पार्टियां, तो आप इलेक्शन कमीशन दे दें इनको कि भाई आप हिसाब किताब तो लाइए, कहाँ आपकी सेंट्रल कमेटी के अरकान पिछले 4 साल से कौन है, प्रोविंशियल कमेटियां कौन है, अचानक वाडा कैसे वो नायब सदर बन जाता है, मरियम बीबी नायब सदर कैसे बन गई ओवरनाइट। तो आपको बुनियादी चीज जमहूरियत में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो वो माओ खुनी थे, माओ के पीछे पार्टी थी, हो ची मिन के पीछे पार्टी थी, मैंडेला के पार्टी थी, स्वीकार्नो के पीछे पार्टी थी, भुट्टो के पीछे पार्टी थी। पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान, ये इमरान खान की पार्टी है, ये शरीफों की पार्टी है, जरदारियों की पार्टी है, ये पार्टियों के लीडर नहीं है। और फिर ये अपनी कंपनी, जैसे मैंने कहा, डायरेक्टर्स बनाते हैं, ये अपने फिर जो जैसे कंपनियों में होता है कि असिस्टेंट इनके बनते हैं, फिर इनके हेडक्वार्टर। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज, जो मैं पॉलिटिकल पार्टीज कह रहा हूं तो मारूफ मानों में, जो वेस्ट में जो उसूल है, रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपने यूनिट के, वो प्रोविंशियल कमेटियां होती हैं, फिर वो जमा होते हैं, फिर पार्टी के अंदर कैंडिडेट तय होता है। आपको तो अमेरिका तो भाग छोड़िए इसको, सही है। तो जब पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होंगी तो मुझे आमिर से आपको बहस बातें तो सही बात है ना सर, वो फिर के वो जो निजाम इस वक्त सियासी तौर पर, अमली तौर पर सियासी निजाम राइज हो गया है, ये नाकिस निजाम है। आप भी इस पर मानते हैं कि जो निजाम चल निकला है ये सही नहीं है? इमरान खान फिर आ जाएगा, वो इमरान खान होगा, पीटीआई नहीं होगी, नून लीग आ गई तो नवाज अली नहीं होगी, शरीफ खानदान होगा, सिंध में जरदारी खानदान बैठा हुआ है जनाब। आबिद सुलैही साहब मौजूद हैं। आबिद सुलैही साहब, बहुत आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आबिद सुलैही साहब, एक तो अभी बात हो रही है जीडीपी जो 5.37 हुकूमत कह रही है, एक तो अपोजिशन को मानने को तैयार नहीं है, अवैस तौहीद साहब कह रहे हैं कि इसको नहीं अकल तस्लीम नहीं करती है। ये किस तरह से हासिल किया हुकूमत ने 5.37? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई डिस्प्यूट होना चाहिए। सिंपल ये हुआ है कि आपकी इन्फ्लेशन की बेस चेंज हुई है। जो पहले जीडीपी थी वो सन 2005-6 की बेस पे थी। अब 2005 से लेकर 2015-16 तक बहुत से ऐसे नए शोबे जो थे वो आ चुके थे पाकिस्तान की मईशत में, जिनको के मैयर नहीं किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल, पहले आपके पास कारें बनाने की सिर्फ 3 कंपनीज होती थी, अब आपके पास 3 से कहीं ज्यादा कंपनीज जो हैं वो कारें असेंबल कर रही हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो पहले शामिल नहीं होती थी। अभी जब इसकी दोबारा रीबेस होगी तो आपको ये बहुत सी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ऑनलाइन टैक्सीज और ऑनलाइन शॉपिंग ये सेक्टर भी इसमें शामिल हो रहे होंगे। तो बुनियादी तौर पे हमारी जो जीडीपी थी वो अंडरस्टेटेड थी। उसको जब बेस को चेंज किया गया और ये काम इसाक डार साहब के जमाने में शुरू हो चुका था, उसके बाद चूंकि उनको वजारत खजाना से हटना पड़ा तो वो नंबर जो थे वो उस तरीके से रीबेसिंग उसकी अनाउंस नहीं हो सकी। मौजूदा हुकूमत ने दोबारा उसी फार्मूले को पे अमल दरामद करते हुए 2015-16 की बेस पे
जो जीडीपी की नई जो शरह है वो दी है। और इसका सिर्फ फायदा मौजूदा हुकूमत को नहीं हुआ, इसका फायदा पिछली हुकूमत को भी हुआ है कि पिछली हुकूमत का जो आखिरी साल की जो शरह नमू थी 5.7%, वो भी बढ़ के 6.1 या 6.2% हो गई है, क्योंकि वहां पे भी कुछ नए सेक्टर आ गए। तो ये बुनियादी तौर पे वो सेक्टर्स जो कि पहले मैयर नहीं किए जा रहे थे, पहले कैलकुलेट नहीं हो रहे थे, उनको कैलकुलेट किया गया और उनके कैलकुलेट करने से एक रियलिस्टिक जीडीपी जो है वो अब पाकिस्तान की आपके सामने है। उसी हिसाब से अब पर कैपिटा इनकम जो है वो $1686 बन गई है। और मैं ये भी बताता चलूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर 5 साल के बाद एक मुनासिब वक्फे के बाद वो अपनी जीडीपी को रीबेस करते हैं ताकि जो नए सेक्टर्स हों उनको हिसाब किताब में लाया जा सके। सही है। तो सुलैह साहब, अब एक दूसरा इसमें जो सबसे अहम सवाल है जो अपोजिशन भी उठा रही है, आम लोग भी उठा रहे हैं कि अगर मईशत इतनी अच्छी चल रही है और दुनिया भर के मैगजीन्स में इसकी तारीफ हो रही है, तो अवाम इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर? देखिए, अवाम उसका इम्पैक्ट इसलिए महसूस नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में दो फिनोमिनन जो है वो पैरेलल चल रहे हैं। पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही है, मईशत जो है वो काम कर रही है, और उसकी एक मिसाल आपने 2 दिन पहले इकोनॉमिस्ट ने जो नॉर्मेलिटी इंडेक्स दिया था उसमें भी देखी। उसके मुताबिक सिर्फ 2 मुल्क थे दुनिया में 50 ममालिक जिनका उन्होंने कंपैरिजन दिया था, जो कि कोरोना की वबा आने से पहले वाले लेवल पे बल्कि उससे भी तेजी से उनके यहाँ मुआशी और तफरीही और बाकी सरगर्मियां चल रही हैं। तो एक तरफ तो मईशत ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं यहाँ पे कि मईशत तरक्की नहीं कर रही, वो रिवर्स जा रही है और महंगाई बढ़ रही है, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी है और हमारे यहाँ ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन चूंकि इसमें जो तीसरी डायमेंशन है वो ये है कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, जो अमीर और गरीब का फर्क है वो बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है कि उस अमीर और वो जो तफावत है उसकी वजह से इन्फ्लेशन का जो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम कमाने वाले लोगों पे पड़ रहा है। और ये दोनों चीजें, यानी आप ना तो इस चीज को डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, और ना आप इस चीज को डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियां जो हैं वो वकूफ पजीर नहीं हो रही। ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। राइट सर, चलें अवैस वही साहब शायद इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और कुछ और मौजूद हमारे रह गए उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे साहब, आबिद सुलैह साहब ने वजूहात बयान किए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने 5.37 ग्रोथ ली है, जिस पर आप यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर उन्होंने वजह भी बताई है कि क्यों इम्पैक्ट सामने नहीं आ रहा, आवाम को क्यों महसूस नहीं हो रहा। कुछ रियलिटीज़ हैं हमारी इकोनॉमी की। आप बाय कर रहे हैं इस आर्गूमेंट को? नहीं, देखिए, अब आबिद सुलैह साहब जाहिर बात है कि एक आर्गूमेंट दे रहे थे, जो कॉम्पिटेंट पर्सन से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बहुत ही प्रोफेशनल उनकी अप्रोच होती है, बड़ी बैलेंस होती है। देखिए, बाहर ये नंबर गेम जो है ना इसाक डार साहब के जमाने में, नवाज शरीफ साहब के जमाने में, ना वो हमने बाय किया, ना इस हुकूमत के अंदर। जब तक फंडामेंटल चेंजेस नहीं होंगी, जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगी, जब तक एक रियासत के एग्रीमेंट जो है वो आने वाली जो दूसरी हुकूमत है वो ऑन नहीं करेगी और उसमें करेक्शन नहीं करेगी, ये कि जी उनके 30,000 था अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, हम इतना ले आए, हम उनके कर्जे दे रहे हैं, बस खत्म करें ना। अब आप बताएं कि आगे क्या है। वो तो जब ही तो आप इख्तिदार में आए हैं, उसके बाद ही तो आपको इख्तिदार में लाया गया है। अब आपने क्या किया है, चले 2021 से शुरू कर दे। और ये कि इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स और गल्फ न्यूज इनका पढ़ के बताएंगे कि मैं और आप क्या घूमते नहीं है, बाजारों में घूमते नहीं है, लोगों से बात नहीं कर रहे होते, सपोर्ट स्टाफ हमारा बात नहीं कर रहा होता। ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं वो समझते हैं कि इस वक्त जो डॉलर की जो उड़ान है, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो कमोडिटीज की वो है, अब आप ये कहते रहे कि जी इंटरनेशनल बढ़ गई है तो अब आप बर्दाश्त कीजिए। कहाँ से बर्दाश्त करेंगे लोग?
आप यकीन कीजिए, चलो हम लोग तो प्रिविलेज लोग हैं, सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट दे आर पीपल हु कांट अफोर्ड इट। आप कह रहे होते हैं कि यार लो लाख गाड़ियां चली गई मरी के अंदर, देखिए डिजास्टर कैसा हुआ मरी के अंदर। तो आप जब तक स्ट्रक्चर, आप कहते हैं टूरिज्म करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आप करें। ये तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये किसी का एक जमात का मसला नहीं है, ये कौम हमारा मसला है, वैसे मुल्क हमारा मसला है कि हम अपनी सिमत का तयन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं वो हुक्मरानी कर करके उसके नशे में धुत हो के अब अपोजिशन जमातों के तौर पे एक्ट नहीं करती, वो अपनी हुक्मरा जमात के तौर पे समझते हैं कि जी जब वो होते तो उन्होंने ये कर दिया। भाई आपने क्या तीर मारे। इसी तरह हुक्मरा जमात जो तहरीक इंसाफ है वो एक्ट करती है बदकिस्मती से अपोजिशन जमात की, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। भाई आपसे अगर सुबह से लेकर रात तक तनकीद सुननी है तो फिर क्या करेंगे हम? आगे जाना कैसे होगा? आगे जाएंगे आप जब आप बैठ के बात करेंगे, कानून साजी करेंगे, सदारती ऑर्डिनेंसेस के साथ थोड़ी होगा। और अगर आप ये कहें कि जी अगले 3 महीने हैं हमें, तो 3 महीने के लिए आपको इख्तियार में लाए थे, क्वार्टरली बेसिस पे जिंदा रहने के लिए तो हमने आपसे नहीं कहा था ना। हमने तो कहा था कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक नया पाकिस्तान बना के देंगे अवाम को और एक नया विजन देंगे। तो वो नया विजन दीजिए, नया पाकिस्तान दीजिए। अब 3-3.5 साल हो गए ना, अब आगे की बात करें ना, आपने क्या किया है एहतसाब के कटहरे में। यकीन मानिए ये होंगे अगले इलेक्शन जब भी, और अपोजिशन जमातों के अमाल जो भी हो, अपोजिशन जमातों की स्पेस वो है बदकिस्मती से जो तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात ने दी है उनको स्पेस, उन्होंने क्या स्पेस बेहतर हुए हुए, कमजोर हुए हुए। और बदकिस्मती आप इस मुल्क की देखिए कि सारी सियासी जमातें वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद चाह रही होती हैं, आप तनकीद भी उन्हें कर रहे होते हैं, उनकी आशीर्वाद भी चाह रहे होते हैं। ये कैसा तजाद है आपका? आप वजीर दाखिला कह रहे हैं कि उनके सर, किसके सर पर हाथ है उनका कहने की क्या जरूरत है? आप वजारत दाखिला संभालिए, कोई जो कोई वजारत टूरिज्म का होगा वो बात कर रहा होगा। ये कोई बात करने की और अपोजिशन जमातें बात कर रही होंगी। बिल्कुल सही है। 2-3 चीजें जो वाज़ेह तौर पर पिट गया। और अपोजिशन आप ये देखिए, नून लीग, आखिरी बात कर रहा हूँ जी, नून लीग ऐसे कौन से झूले में नहीं बैठी इस्टेब्लिशमेंट के जो अब समझती है कि झूला अब उनका होना चाहिए और सारे लोग उनके होने चाहिए। ये आप और दूसरा देखिए, राना शमीम का बयान देख लीजिए, आप वीडियो अरशद मलिक की देख लें, आप ऑडियो वीडियो लेकर आए तो कहें कि ये सबूत है, चार्जशीट है, और जो हमारा केस है वो कमजोर पड़ गया। जब दूसरा आपकी ऑडियो लाए तो कहते हैं कि जी हमारे, चले मैं ये सियासत पर और 2-3 चीजें सियासी तौर पर हैं इंपॉर्टेंट। मैं आमिर साहब के पास आने से पहले, सही है, अब सुलैरी साहब में मुल्क शामिल हो सकता है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुलैरी साहब एक चीज मुझे बताइए कि एक बात तो वाज़ेह तौर पर गैस की कमी आवाम को महसूस हो रही है, बिजली की महंगाई आवाम को महसूस हो रही है, पेट्रोल की महंगाई आवाम को महसूस हो रही है, और वो आपके पास, हुकूमत के पास अपने आर्गूमेंट सब अपनी जगह पर। लेकिन अब जैसे मिसाल के तौर पर सईद गनी साहब का मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनवाता हूँ। वो कहते हैं कि लोग लोगों को अब इससे गरज नहीं रही कि मेरे को इख्तियार चाहिए या नहीं चाहिए, या बलदियाती इंतखाबात का बिल क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए नज़दीक इशूज़ वो हैं जो वफाकी हुकूमत के पैदा करता है उनके बकौल। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। सूबा सिंध में ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर यहाँ पर तमाशे लगाए जा रहे हैं। जाकर लोगों से सवाल करें कि तुम्हें गैस चाहिए कि बल्दियाती कानून चाहिए, लोग कहेंगे कि गैस चाहिए। आप उन्हें कहें कि तुम्हें सस्ता पेट्रोल चाहिए या मेयर के इख्तियार चाहिए, वो कहेंगे कि हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए। आप उनसे पूछें कि तुम्हारा सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है, या ये जो लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं वो हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का हर आदमी आपको ये कहेगा मुझे सस्ती बिजली चाहिए, मुझे सस्ता पेट्रोल चाहिए, मुझे गैस की फराहमी चाहिए। सुलैरी साहब, अगरचे सईद गनी साहब ऑरेंजेस और एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी बात में यह वजन जरूर है कि आवाम के नज़दीक सबसे बड़े इश्यूज जो हैं वो इस वक्त यही हैं कि उसको अपनी जेब और अपने अखराजात के में तवाज़ुन चाहिए। देखिए, मैं अवैस तौहीद साहब के फार्मूले से और उनके एनालिसिस से भरपूर इत्तफाक रखता हूँ। जब तक आप एक मिनिमलिस्टिक एजेंडा नहीं लेके आएंगे इकोनॉमी को दुरुस्त करने का, इकोनॉमी दुरुस्त नहीं हो सकेगी।
अब जब हम बिजली, गैस, पेट्रोल इन सब की बात करते हैं तो आपको पता है ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था एनर्जी सर्कुलर डेट शौकत अजीज साहब के ज़माने से, जबकि पेट्रोलियम प्राइसेस दुगना हो गई थी। चूँकि वो इलेक्शन ईयर था, सिर्फ 9% जो है वो पास ऑन किया गया था उसका इम्पैक्ट कि इलेक्शन में लोगों पे बोझ ना डाला जाए, और वो बढ़ता 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 आज 2.7 ट्रिलियन रुपए का आपका एनर्जी सर्कुलर डेट हो गया है। 1.6 ट्रिलियन रुपए का आपका इस वक्त गैस का और पीएसओ के ये सारे डेट जो हैं वो चल रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन थी जो कि हर हुकूमत ने करने की कोशिश की और उसकी अपोजिशन इंक्लूडिंग पीटीआई, जबकि वो अपोजिशन में थी, उन्होंने मुखालफत की। आज जब पीटीआई इन चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की बात करती है तो वही पार्टियां जो कि अपने दौरे हुकूमत में प्राइवेटाइजेशन के हक में थी, आज वो इनके खिलाफ मुजाहरे करती हैं। तो हमें जो मईशत है, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, उन पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल इकोनॉमी की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमी को पोलिटिसाइज करने का मतलब ये होगा कि हम में से हर कोई इसको भुगत रहा होगा। आज तो मैं और अवैध साहब या आप ये कह रहे हैं कि हम प्रिविलेज्ड हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दौर दूर नहीं होगा अगर आप आज तल्ख फैसले नहीं करेंगे, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जो डिस्टॉर्शन है जीएसटी की उनको आप ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो एनर्जी सर्कुलर डेट है जो कि आपके मुल्क के दफा के 2 दफाई बजट्स के बराबर 2 साल के सिर्फ आपका एनर्जी सर्कुलर डेट खड़ा है, तो जब तक आप उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, और उसका हटाने का मतलब क्या है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में $90 पर बैरल चल रहा है पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है, तो आप किस तरीके से उसको जो है वो सस्ता दे सकते हैं? आप ये तो कर सकते हैं कि टारगेटेड सब्सिडीज लेके आएँ, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी ना दें, मुझ पर टैक्स लगाएं। मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, मेरी गाड़ी 9 किलोमीटर करती है 1 लीटर में। एक मोटरसाइकिल वाला है वो 50 किलोमीटर करता है 1 लीटर में, तो उसके नाम पे सब्सिडी दे के आप मुझे नवाज रहे हैं, आप बड़ी गाड़ी वालों को नवाज रहे हैं, आप लैंड क्रूजर जो कि 5 किलोमीटर करती है आप उनको नवाज रहे हैं। सही, ये बात सही है आपकी कि मईशत के मौजू पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर लाने की कोशिश कर रही है हुकूमत उसको सपोर्ट करना चाहिए, और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं 1-2 पॉलिटिकल चीज़ें आमिर जाज़ साहब क्विकली, एक तो ये बता दें कि ये जनूबी पंजाब का जो मामला है, इसमें आपको शाह महमूद कुरैशी साहब का जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें संजीदगी नज़र आती है, या फिर ये इलेक्शन से 1 साल पहले जो जनूबी पंजाब एक मौजू बन जाता है, ये वैसे ही एक मौजू बना है? मेरे ख्याल में ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है सूबों की, सिर्फ पंजाब की नहीं, मेरे ख्याल में इस मुल्क को अगर हम बात करें, उठा रहे हैं कि जी पार्लिमानी निज़ाम में क्या कमज़ोरियां हैं और उसको किस तरह से दूर होना चाहिए, इसी तरह 18th अमेंडमेंट में क्या कमज़ोरियां, उन कमज़ोरियों को दूर होना चाहिए, एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कमज़ोरियां हैं उसको दूर होना चाहिए। उसी तरह हमारे यहाँ ये जो जिस तरह कहते हैं ना अंग्रेज़ के ज़माने के जो सूबे बने हुए हैं, इनको क्या ऐसा रहना चाहिए, ये एक सवालिया निशान है। क्या हमेशा ऐसा रहना चाहिए? इनमें मतलब है कि नए सूबे क्यों नहीं बन सकते? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लसानी बुनियादों पर नए सूबे बने, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर इस मुल्क को नए सूबों की अशद ज़रूरत है। वो चाहे जनूबी पंजाब, सिर्फ मतलब पंजाब को 2 में क्यों तकसीम कर रहे हैं? आप जितने इस मुल्क में डिवीज़न है, आप उतने सूबे होने चाहिए ताकि जो है इख्तियारात डिवॉल्व होकर निचली सतह तक आएँ। हमारे यहाँ हुआ ये कि जी सेंटर से इख्तियारात लेकर जो है वो वज़ीर आला के पास चले गए, और वो उसी तरह का बिहेवियर उसका है कि जो कि कभी इस्लामाबाद का हुआ करता था, डिवॉल्व नहीं हो रही चीज़ें। तो सिर्फ मसला पंजाब का नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है कि जहाँ पर इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि जनाब यहाँ पे नए सूबे बने। और मेरी नाचीज़ राय में, बल्कि कई पोलिटिकल पार्टीज़ ने भी माजी में से बात की कि जितने इस मुल्क में डिवीजन है उतने सूबे बनाते, एडमिनिस्ट्रेटिव ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे हो, लसानी बुनियादों पे ना हो, और उसकी वजह से आप देखिएगा कि लोग एम्पावर भी होंगे। राइट सर, आप कह रहे हैं कि बुनियादों पर सूबे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर जाज़ साहब, उवैस तोई साहब और आबिद सुलैही साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।